नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ई लर्निंग की कमियों के बारे में। दूसरे नंबर पे लैंग्वेज पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे यूएन में रिफॉर्म से संबंधित और चौथे नंबर पे डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। एक लेबर का आर्टिकल हमारा बाकी है, उसे हम आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे। ऑलरेडी आज 4 आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। लेबर वाले आर्टिकल को हम आगे डिस्कस करेंगे कल या परसों, जब भी हमें वक्त मिलता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ई लर्निंग की कमियों के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे संविधान के बेसिक्स प्रिंसिपल्स में से एक है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट नॉर्मल टाइम में भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। सरकार ने वैसे काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हैं, प्रोग्राम चलाए हैं, ताकि इवन कोई गरीब हो अमीर हो बेसिक एजुकेशन कम से कम हासिल कर सके। राइट टू फ्री एजुकेशन है जो 2009 में आया था। बट कमियां किस प्रकार की देखने को मिलती हैं? आपने देखा होगा कि बहुत बार सरकारी स्कूल्स में टीचर नहीं आते, तो इसलिए स्टूडेंट्स की एजुकेशन प्रभावित होती है। टीचर्स आते हैं तो काफ़ी बार मोबाइल में लगे रहते हैं, टिकटॉक देखते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं है, बेंच भी नहीं है। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है 3-4 क्लासेस एक साथ टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब टीचर्स का अभाव है। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, सारी क्लासेस के बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं, एक ही जगह पर बैठे हैं और टीचर्स उनको एक साथ पढ़ा रहा है। अब आप बताइए, ऐसे अगर एजुकेशन होगी तो लर्निंग आउटकम कैसे इंप्रूव होगी? तभी तो एनजीओज की जब रिपोर्ट सामने आती है तो हमें पता लगता है 5वीं क्लास का बच्चा पहली क्लास के क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाता। तो ये तो हमने बात की इंट्रोडक्शन की कि नॉर्मल टाइम में भी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। और अब तो जैसा आपको पता है कोविड-19 है। कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद रहे इतने समय तक और अभी भी नहीं खुले हैं। तो ऐसे समय में ऑनलाइन एजुकेशन पे विभिन्न देशों की सरकारें फोकस कर रही हैं। बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं सरकार के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसके लिए इंटरनेट पर अगर आप सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारी लर्निंग स्कीम्स के बारे में पता लगेगा। टीचिंग वीडियोस आप देखोगे, साइट्स देखोगे, वेबसाइट्स आपको मिलेंगी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो देखने में ये लगता है सब कुछ सही तो है, क्या दिक्कत है? कोविड-19 आने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन चल तो रही है, लेकिन देखो इश्यूज़ हैं। राइटर मेनली 3 इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर देखो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम देखेंगे क्यों। दूसरा, टीचिंग इश्यूज़, मतलब ऑनलाइन माध्यम से जब एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो अच्छे से टीचिंग नहीं हो सकेगी, बच्चे अच्छे ढंग से सीख नहीं सकेंगे, कंसेप्ट्स उनको क्लियर नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे राइटर ये डर जताते हैं इवन कोविड-19 के बाद भी सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगेगी ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन पे, तो इससे और ज़्यादा घाटा होगा। हम बात करते हैं सबसे पहले इनइक्वालिटी के इंक्रीज होने के बारे में। देखो, अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि जब भी कोई डिजास्टर आती है ना, फ्लड आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब लोगों को होता है। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो जैसे तैसे करके उस डिजास्टर को सरवाइव कर पाते हैं, मतलब उनको घाटा होता है। बट गरीब लोगों का तो सब कुछ लूट जाता है, उनके पास इतनी सेविंग नहीं होती। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए आप। अब मान लीजिए दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब देखो, जिनके पास पैसे हैं वो तो घर में एयर प्यूरीफायर लगवा लेंगे, बाहर कम निकलेंगे, मतलब वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं डिजास्टर से निपटने के लिए। लेकिन गरीब लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते ना। आप इसका एग्जांपल ले लीजिए कोविड-19 का। जैसे ही कोविड-19 आया, लाखों करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर की तरफ
लौटने लगे। अब उन्हीं के बच्चे एक दूसरे सेंस में इस डिजास्टर का सामना कर रहे हैं, क्योंकि देखो माइग्रेंट वर्कर्स के जो बच्चे थे पहले अलग अलग शहरों में पढ़ते थे, लेकिन अब माइग्रेंट वर्कर्स गांव में लौट चुके हैं, वहाँ पर उनको दाखिला लेना पड़ा है और एजुकेशन प्राप्त वो कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। काफ़ी माइग्रेंट वर्कर्स तो ऐसे हैं जिनके बच्चे एडमिशन ले भी नहीं पाए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना अभी माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, बट इस पर ज़्यादा ध्यान गया नहीं है मीडिया सेक्शंस का। देखो हमारी सोसाइटी में एकदम से कुछ चेंज नहीं होता। एजुकेशन लेवल में बदलाव धीरे धीरे हो रहा था। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, 2009 में राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से संबंधित एक्ट आया था। काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिनके अनुसार ग्रोस इनरोलमेंट रेशो जो है स्टूडेंट्स का स्कूल्स में वो इंक्रीज़ हुआ है। लिटरेसी लेवल भी हमारे देश में इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज, ये धीरे धीरे आया है, इंक्रीमेंटली आया है। बट कोविड-19 की ये महामारी जो है इतनी मेहनत से जो चेंज आया है उसे कम करने का काम करेगी। सरकार कहती है कि हम ये इंश्योर करेंगे अगस्त के बाद इवन वो गरीब परिवार जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या फिर और कोई डिजिटल माध्यम नहीं है जिसके सहायता से वो एजुकेशन अवेल कर सकें, उनके लिए हम कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। प्लान में देखो ये भी एज्यूम किया जाता है सेमी लिटरेट पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाने में मोबाइल फ़ोन्स का पूल किया जाएगा। मतलब जैसे कोई गांव है, गांव में 7-8 परिवार हैं, 7-8 परिवार को एक मोबाइल फ़ोन दे दिया गया सरकार के द्वारा या फिर किसी एनजीओ के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा। तो इस प्रकार के प्रयास जो हैं सरकार के द्वारा किए जाएंगे। राइटर कहते हैं अरे भैया, रूरल इंडिया को जो भी पर्सन जानता है ना, उसको पता है इस बात का आपके जो ये प्रयास है ना, ये सफल साबित नहीं होने वाले हैं। अंत में होगा ये कि जो संपन्न परिवार हैं, जो मोबाइल फ़ोन को अफोर्ड कर सकते हैं या फिर दूसरे डिजिटल टूल्स को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बच्चे एजुकेशन प्रोवाइड कर लेंगे। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जो इंटरनेट को नहीं लगवा सकते, जिनके पास डिजिटल टूल्स नहीं हैं, उन परिवारों के जो बच्चे हैं वो वंचित रह जाएंगे और इनइक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दूसरी बात आती है टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड्स में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो क्लासरूम्स में जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ऑनलाइन जब बच्चे पढ़ते हैं वो फील नहीं आता, क्योंकि साथी स्टूडेंट्स नहीं होते। मतलब क्लास में तो साथी स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो एक दूसरे से बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। बट ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड अगर की जाती है तो बच्चों की उतनी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती घर पर बैठकर, खास करके छोटे बच्चों की। दूसरा, कभी इंटरनेट बंद हो गया, कभी जो स्ट्रीम है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो कैसे फोकस होगा। आमतौर पर अक्सर हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम से संबंधित एक शिकायत ये की जाती है कि कंसेप्ट्स पर फोकस नहीं करते टीचर्स सिर्फ रट्टा मरवाने पे फोकस करते हैं, जिनकी सहायता से एग्जाम में मार्क्स लिए जा सकें। अब ये प्रवृत्ति जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है अगर ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। टीचर्स इनोवेटिव तरीके नहीं अपनाएंगे, ट्रिक्स बताने पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप इन ट्रिक्स को अपनाइए और मार्क्स ले लीजिए एग्ज़ाम में। देखो साइंस, मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनमें तो इंटरेक्शन की और भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। बच्चों की अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए। आमने सामने टीचर के सामने अगर बच्चा बैठा हो तो ज़्यादा अच्छे से टीचर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकता है बच्चे के माइंड में। अदरवाइज ऑनलाइन मीडियम में तो बहुत दिक्कत आती है। देखो खान एकेडमी के बारे में आपने सुना होगा। खान एकेडमी की बहुत सारी वीडियोस हैं फ्री यूट्यूब पे। इस खान एकेडमी के बारे में वाशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था कि देखो वैसे तो खान एकेडमी वाले दावा करते हैं कि हम एजुकेशन रेवोल्यूशन लेके आए हैं, इतना सारा कंटेंट हमने फ्री में प्रोवाइड किया है। बट वाशिंगटन पोस्ट में जिस पर्सन ने आर्टिकल लिखा था उसने दावा किया था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। खान एकेडमी की वीडियोस में जो टीचर्स हैं वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते हैं। मतलब जिस प्रकार से मैथमेटिक्स समझाया जाना चाहिए उस हिसाब से खान एकेडमी के कुछ टीचर्स ने मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ाया है, ट्रिक्स पे ज़्यादा फोकस किया है।
इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सेकेंडरी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो चलो फिर भी हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को अगर डिसिप्लिन हैं, बट जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर लोअर प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले तो उनको पेरेंट्स की गाइडेंस चाहिए, और पेरेंट्स भी हमारे, देखो सारे तो पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है ना, मतलब कुछ एजुकेटेड हैं लेकिन वो भी पेपर्स में एजुकेटेड हैं, उनको ये नहीं पता कि बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, सरकार तो ये एज्यूम कर लेती है कि जो सेमी लिटरेट या फिर लिटरेट पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, जो फर्स्ट क्लास है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में पिक्चर्स के साथ वर्ड्स सिखाने होते हैं, तो फिर ये एज्यूम कर लिया जाता है, जो एनसीईआरटी के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कि ऐसी चीज़ें तो न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी, ऐसी तो बुक्स आसानी से अवेलेबल हैं जिनकी सहायता से पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सिखा सकते हैं। बट देखो हर जगह ऐसा नहीं होता है। अब कुछ परिवार तो इतने गरीब होते हैं उनके पास समय भी नहीं होता, मतलब वैसे देखो एक कहने की तो बात है कि बच्चों से ऊपर बढ़ के तो क्या ही है, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी ही नहीं बनेगी, तो मतलब पढ़ाना तो बाद में है ना, जब तक कि रोटी के लिए ही प्रोविज़न नहीं होगा। ऐसे भी लोग हैं, तो सरकार को इंक्लूसिव अप्रोच रखनी चाहिए। अब बात आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में ही आप वो पॉइंट काउंट कर सकते हो कि सरकार की मंशा ये है कि कोविड-19 के बाद भी जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। मतलब कोविड-19 के बाद तो कोई ज़रूरी नहीं है, ख़त्म होने के बाद तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन मीडियम से ही एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, बट इसका इस्तेमाल किया जाए इवन महामारी के ख़त्म होने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। इवन महामारी ख़त्म होने के बाद रेडियो, इंटरनेट बेस्ड पॉडकास्ट, कम्युनिटी रेडियो, IVRS, टीवी, DTH चैनल्स, इनका इस्तेमाल किया जाए ताकि अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एजुकेशन को डेवलप किया जा सके। देखो सरकार को एक बात ये समझनी होगी कि हमारा देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी अग्रिम रहा है पिछले कुछ सालों में, बट बावजूद इसके डिजिटल डिवाइड को हम हमारे देश में कम नहीं कर सके हैं। अब सरकार को समझना चाहिए कि महामारी के ख़त्म होने के बाद देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करना है एज ए एडिशनल टूल ताकि बच्चों को और ज़्यादा सिखाया जा सके, मतलब मेन जो मीडियम है कि फिजिकल स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जाती है उसके अतिरिक्त अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो तो ठीक है, बट सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ही सरकार फोकस करे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ये फोकस नहीं है। मतलब एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए तो इस्तेमाल अगर IT का किया जाता है वो तो ठीक है, बट सरकार ये अगर सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ IT की सहायता से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से हम सबको एजुकेशन दे पाएंगे, तो सरकार को इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ई-लर्निंग की कमियों के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लैंग्वेज पॉलिसी से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपने ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 के बारे में सुना होगा। हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन से संबंधित एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। आरोप लगा था सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि कोविड-19 के समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट संबंधित नॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा आसान बना रही है, इससे इन्वायरमेंट को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी, बट आज के आर्टिकल जो फोकस है वो कुछ अलग ही है। हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ड्राफ्ट रिलीज़ किया 2 लैंग्वेजेस में, एक हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। बट अब कुछ सेक्शंस मांग उठा रहे हैं। देखो आपने ड्राफ्ट रिलीज़ किया है और पब्लिक से कमेंट मांगा गया है कि आप अपना सुझाव दीजिए, इस ड्राफ्ट के बारे में आप क्या सोचते हो। तो फिर कम से कम जो शेड्यूल 8 में सभी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन सब में ड्राफ्ट रिलीज़ करो ना। ऐसी मांग कुछ सेक्शंस उठा रही हैं ताकि जनता को कम से कम समझ में तो आए इस ड्राफ्ट में है क्या। आपने सिर्फ 2 लैंग्वेज में ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया, एक हिंदी में दूसरा इंग्लिश में। मामला गया कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा
कि भैया आपने 8वें शेड्यूल में जो सभी 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें इस ड्राफ्ट को क्यों नहीं पब्लिश किया। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सभी जो कानून हैं सरकार सभी 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश करती है और सिर्फ इसको छोड़ दिया हो। नहीं, सरकार नहीं पब्लिश करती है। सरकार 2 ही लैंग्वेजेस पे फोकस करती है, एक हिंदी पर और दूसरा इंग्लिश पर। तो जब हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया। मेनली 2 आर्गुमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। पहला आर्गुमेंट पहला आर्गुमेंट तो ये है कि कोई कानून हमें नहीं बोलता कि सभी 22 लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट को पब्लिश किया जाए। ऐसा पहला आर्गुमेंट रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोली कि अगर हम सभी 22 लैंग्वेजेस में ये पब्लिश करेंगे तो ये हो सकता है कि मान लीजिए तमिल में ट्रांसलेट करें, तेलुगु में ट्रांसलेट करें तो लैंग्वेज ही बदल जाए ड्राफ्ट की, कुछ जो वर्ड्स हैं उनका मतलब अलग से निकल के आए, ये दिक्कत आ सकती है। ये भी बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा देखो, आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी में जब एग्ज़ाम देते हैं तो यूपीएससी स्टील प्लांट को इस्पात का पौधा लिख देती है। उस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि ट्रांसलेशन में दिक्कत आ सकती है, मतलब ही बदल सकता है। इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया देखो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 130 करोड़। आप बताइए, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है। और उस देश की गवर्नमेंट झूठ बोल देती है कोर्ट में कि कोई कानून नहीं है जो हमें बोलता हो कि 22 लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट पब्लिश करना जरूरी नहीं है। कानून का नाम बताते हैं राइटर, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट सेंट्रल लॉ एक्ट 1973। इसमें एक लीगल मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है कि सभी सेंट्रल लॉज को 8वें शेड्यूल में मेंशन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाए। और ये जो रूल्स हैं, मतलब ये जो मैकेनिज्म है, ये लागू होता है सेंट्रल लॉज के अंदर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इशू किए गए हैं या फिर रूल बनाए गए हैं। लॉ मिनिस्ट्री का जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल्स बनाए जाते हैं तो उनको 8वें शेड्यूल की सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए। हालांकि देखो, एक और कानून है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसमें कहा गया है कि लॉ को पब्लिश करना है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो लॉ है वो हम पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाता है और इसके अलावा कोई और कानून नहीं है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलती कर दी। एक कानून है जिसका नाम है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट सेंट्रल लॉज एक्ट 1973, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। देखो, सरप्राइजिंगली बड़ा जो इशू है वो ये है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिटिक्स हैं वो तो लैंग्वेज के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। जैसे शिवसेना और राज ठाकरे की जो पार्टी है मनसे, वो मराठी पर फोकस करते हैं। और जो तमिल पार्टी है डीएमके, एडीआईएमके, ये तमिल इशू को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी, जो डीएमके पार्टी की एमपी हैं कनिमोझी, उनसे सीआईएसएफ ऑफिसर ने कहा कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, क्या आप इंडियन नहीं हो? तो उन्होंने इसको लेके ट्वीट किया, काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। मतलब तमिल पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं लैंग्वेज इशू को लेके। इवन तेलुगु, कन्नड़ पार्टीज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और 1956 में तो लैंग्वेज के नाम पे पूरा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का। 1953 में पोटी श्री रामुलु, इन्होंने काफ़ी दिनों तक आमरण अनशन किया था, इनकी डेथ हो गई थी। बाद में इनकी मांग ये थी कि तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर अलग से स्टेट बनाया जाए, आंध्र प्रदेश, और इनकी डेथ के बाद सरकार ने मान लिया था। और 3 साल बाद, जैसा हमने डिस्कस किया, स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए थे लैंग्वेज के आधार पर। मतलब कहने का ये है, हमारे देश की पॉलिटिक्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज लैंग्वेज के इशू को तो बहुत जोर शोर से उठाती हैं, बट न जाने क्यों इस इशू को रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी इग्नोर कर दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल में यह कहा जाता है, इवन आप यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल ले लीजिए। यूरोपियन यूनियन ने देखो 24 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है। यूरोपियन यूनियन के लेवल पे जो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं वो 24 लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं। और यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ का
कोई भी जो नागरिक है वो 24 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज से यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशन से डील कर सकता है। समझ गए? अगर देखो यूरोपियन यूनियन ऐसा कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? इवन इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, 1951 की हरला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट नहीं, सॉरी, वर्डिक्ट है। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर देखो पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट असेंबली के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और उस कानून को सफिशिएंटली, मतलब पर्याप्त मात्रा में पब्लिश नहीं किया गया है, पब्लिसाइज नहीं किया गया है, तो फिर जनता के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है जनता उस कानून को फॉलो करे, क्योंकि नेचुरल जस्टिस ये कहता है इससे पहले कि कोई कानून ऑपरेटिव हो उसे प्रोमिलगेट करना जरूरी है, उसे पब्लिश करना जरूरी है। देखो सीधी सी बात है, अगर पब्लिश नहीं होगा कोई कानून तो जनता को कानून के बारे में पता नहीं लगेगा। अगर जनता को कानून का पता ही नहीं है तो फिर जनता कैसे कानून को फॉलो करेगी? ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट चोरी चोरी चुपके कानून बना दे और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश ना करे, कहीं पर पब्लिश ना करे। देखो आज के समय की अलग बात है, आज तो आपको पता है डिजिटल मीडियम्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, कोई भी कानून बनता है तो सब में आ जाता है। बट आप कंटेक्स्ट देखिए, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी 1951 में। तो इस जजमेंट के आधार पर राइटर ये कहते हैं, इस जजमेंट से हम इन्फर कर सकते हैं कि अगर कोई कानून सफिशिएंटली 8वें शेड्यूल में मौजूद सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पब्लिश नहीं होता है तो इसका मतलब उस सेंट्रल लॉ को फॉलो करना सिटीजन्स के ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो मतलब इस जजमेंट से हम ये इन्फर कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि कम से कम जो लैंग्वेज पॉलिसी है हमारी वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, लॉ मेकिंग में, इन्फोर्समेंट में। सभी जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं, एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स हैं, जैसे रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, गैजेट ऑफ इंडिया, सभी लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सब को 22 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाए, जिनको शेड्यूल 8 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं जैसे पासपोर्ट ऑफिस, ये ऑफिस भी चॉइस प्रोवाइड करें जनता को कि आप किस लैंग्वेज में अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हो। ऐसा प्रोविजन देखो UIDAI के द्वारा फॉलो किया गया है। मतलब आधार कार्ड अब अपना कोई तमिल में बनवाना चाहता है, तेलुगु में बनवाना चाहता है, 22 लैंग्वेजेस में से किसी एक में बनवाना चाहता है तो वो अपना आधार कार्ड उसी लैंग्वेज में बनवा सकता है। तो इसी प्रकार का प्रोविजन बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज के द्वारा भी किया जाना चाहिए। और अंत में एक बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है, जो रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने लैंग्वेज इशू का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया है, उनको भी अब इस इशू को उठाना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लैंग्वेज पॉलिसी से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? यूनाइटेड नेशंस को बने 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रिफॉर्म्स की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आउटडेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अगर देखो कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से बदलाव नहीं लाया गया UN के स्ट्रक्चर्स में तो फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस जिसका सामना अभी UN के द्वारा किया जा रहा है ये बढ़ता ही जाएगा। देखो वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया वो सुनने में थोड़ा कठोर लग सकते हैं, बट ये सच्चाई है। काफ़ी समय से मांग की जा रही है इंडिया के द्वारा कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म आने चाहिए, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है आज के समय में वो सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद का है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो देश जीते थे उनको वीटो पावर दी गई, परमानेंट सीट दी गई यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। बट अब देखो हालात चेंज हो चुके हैं। उस समय जो देश स्ट्रोंग थे वो आज के समय में नहीं है, जैसे UK, फ्रांस, ये देश आज के समय में इतना स्ट्रोंग नहीं है। जबकि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इन देशों से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। G4 ग्रुप के मेंबर्स जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान शामिल हैं, काफ़ी समय से
ये ग्रुप मांग कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए, इसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं। रिफॉर्म देखो इसलिए भी आने चाहिए कि जो वीटो पावर है 5 परमानेंट मेंबर्स के पास, इनका ये गलत इस्तेमाल करते हैं अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने फायदे के लिए। और वीटो पावर के कारण सिक्योरिटी काउंसिल ठीक से काम भी नहीं कर पाती। 3 देश एक साइड हो जाते हैं, 2 देश एक साइड हो जाते हैं। 3 देश मतलब यूएसए, फ्रांस और यूके। किसी इश्यू पर ये ग्रुप बन जाता है, रशिया प्लस चाइना, ये दूसरा ग्रुप बन जाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल कोई ढंग का फैसला ले ही नहीं पाती इस ग्रुपिज्म की वजह से, और ऑलमोस्ट सभी जो फैसले हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इंडिया मांग करता आया है कि इंडिया को मौका मिलना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने का। तो इंडिया का जो दावा है वो काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स पे है। सबसे पहला आर्गुमेंट, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। वैसे एक चीज़ बताऊं, एक इंटरव्यू में मुझसे भी यही पूछा था कि आप मतलब बताइए कि इंडिया का जो मांग है लंबे समय से कि क्यों इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, आप आर्गुमेंट्स बताइए, खड़े होकर आप बताइए, ऐसा मुझसे पूछा गया था। तो ये आर्गुमेंट्स हैं, आप बता सकते हो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है इंडिया, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से एक है, अभी फिलहाल दूसरे नंबर पे है और जल्द ही चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। रूल बेस्ड इकोनॉमी, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की मांग हमेशा से इंडिया करता आया है और इस मामले में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। तो ये कुछ आर्गुमेंट्स इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मांगने के लिए। देखो हमने देखा जिस प्रकार से कोविड-19 के क्राइसिस आए, ऐसे समय में मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस तो फ्रंट लाइन पे होने चाहिए थे इस प्रकार की महामारी से निपटने के लिए, बट ऐसा नहीं हो उसका। यूनाइटेड नेशंस तो ऑलमोस्ट इनएक्टिव है कोविड-19 के क्राइसिस को निपटने में। देखो इंडिया की फ्रस्ट्रेशन का एक और भी रीज़न है। कुछ समय पहले एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हुआ था रिफॉर्म्स पर चर्चा करने के लिए, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस। इसने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है रिफॉर्म्स के मामले में। कमिटमेंट्स काफ़ी की गई थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी है। काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की गई इस आईजीएन के द्वारा, यानी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के द्वारा, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल को इनलार्ज करना, मेंबरशिप की कैटेगरीज, क्वेश्चन ऑफ वीटो, परमानेंट मेंबर्स के पास जो वीटो पावर है क्या इसे ख़त्म करना चाहिए या फिर और देशों को वीटो देनी चाहिए, रीजनल रिप्रेजेंटेशन और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली पावर बैलेंस। इन 5 इश्यूज़ पर बात हुई लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकल सका। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, अच्छी बात देखो ये है 75th एनिवर्सरी के मौके पे जो डिक्लेरेशन पास की गई सभी मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, उस डिक्लेरेशन में ये प्लेज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस को अपग्रेड किया जाए और एक नई लाइफ इंजेक्ट की जाए यूनाइटेड नेशंस में। बट देखो ये वर्ड्स जो हैं तभी रियलाइज़ होंगे अगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी इसे एक्नॉलेज करते हैं और रिफॉर्म्स के लिए राजी होते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल बिल्डिंग के कोलैप्स होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। भिवंडी, ये देखो एक सब अर्बन टाउन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आता है। यहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और बिल्डिंग के कोलैप्स होने से 20 लोगों की डेथ हो गई। वैसे तो देखो डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ओनर की बनती है, समय समय पर मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाया गया, या फिर लोकल जो बॉडी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ये बिल्डिंग इतनी पुरानी थी तो फिर इस बिल्डिंग को पहले से क्यों नहीं डिमोलिश किया गया या फिर क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया कि ये बिल्डिंग जो है वो रहने योग्य नहीं है। देखो कोस्टल महाराष्ट्र में मानसून सीजन में इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी होती हैं। कोस्टल महाराष्ट्र कभी कभार नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल को प्राप्त करता है, तो इस सीज़न में बिल्डिंग के कोलैप्स होने संबंधित जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और बात कर रहे थे कि ओनर ने बिल्डिंग को रिपेयर नहीं करवाया। कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी लोगों की ख़राब हुई है, तो मतलब और भी काफ़ी सारे ओनर्स होंगे जिन्होंने अपने बिल्डिंग को रिपेयर नहीं करवाया होगा।
तो मतलब ये है कि खतरा है, इस प्रकार की घटनाएं और भी हो सकती हैं। तो 3 सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। पहला सजेशन, देखो मुंबई में क्या हुआ था, बीएमसी ने ऑडिट किया था। मतलब मुंबई में ये रूल है, हर मानसून सीजन से पहले बीएमसी के द्वारा बिल्डिंग्स का ऑडिट किया जाता है और बताया जाता है कि ये जो बिल्डिंग है ये डेंजरस कैटेगरी में आती है, आप इसको खाली कर दो। देखो ये जो भिवंडी है, अब ये बीएमसी के अंतर्गत तो वैसे आता नहीं है, सब अर्बन टाउन है, बट आर्टिकल में सजेस्ट किया जाता है भिवंडी में जो लोकल बॉडी है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि सभी बिल्डिंग्स की अच्छे से ऑडिटिंग की जा सके, ना ही उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट बीएमसी के द्वारा ये एक्सरसाइज अपने आसपास के छोटे टाउन्स में भी कंडक्ट की जा सकती है। समझ गए, कॉम्प्रिहेंसिव चेक किया जाए सभी बिल्डिंग्स का। दूसरा, ओनर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए कि अगर आप रिपेयर वर्क कैरी आउट करवाते हो तो आपको टैक्स में इतना रिबेट मिलेगा। तीसरा, सरकार देखो हाउसिंग की भी व्यवस्था करें। बड़े शहरों में गरीब लोगों के लिए हाउसिंग अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती। अगर अच्छे से हाउसिंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाया जाएगा, तो फिर मतलब गरीब लोगों को मजबूर नहीं होना पड़ेगा बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग्स में रहने के लिए। उनको देखो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स में मजबूरी में रहना पड़ता है। तो ये 3 सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।